नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा का सबब है एक खबर जो मायावती और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव की बात या मुलाकात को लेकर है। दरअसल बीते रविवार को देश के एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में एक खबर छपी, एक कॉलम छपा छोटा सा, जो कि ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बात की है या मुलाकात की है और उन्हें घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार ना उतारने के लिए धन्यवाद दिया है। उस खबर के मुताबिक रामगोपाल यादव ये चाहते हैं या समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती जो है वो समाजवादी पार्टी से हाथ मिला ले या फिर कहे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए। ये वो खबर कह रही थी। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कोई फुटप्रिंट है नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई आधार यूपी में अभी तक भी नहीं दिखता है, पिछले कुछ 7-8 महीने में जो हालात बदले हैं उसके बावजूद। ये खबर जब एक अखबार में छपी तो जैसा कि होता है तो फिर कुछ खबरिया चैनल, एक आध खबरिया चैनल भी इस खबर को लेकर उड़ चले। एक खबरिया चैनल ने खबर चला दी कि भाई राम गोपाल यादव और मायावती में बाकायदा मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में ये राम गोपाल यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने का न्योता मायावती को दिया है। ये खबर जब चलने लगी तो उसके बाद मायावती की तरफ से एक उनके जो आजकल होता है उनके ट्विटर की शक्ल में उनकी प्रतिक्रिया आई थी। आप स्क्रीन पर देखिए, वो चल रही है वो प्रतिक्रिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम गोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की प्रसारित खबर पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है, फेक न्यूज है। और बार बार ऐसी खबरों को, मनगढ़ंत खबरों को चलाकर मीडिया जो है वो अपनी इमेज खराब करने पर क्यों तुला हुआ है। कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं हो रहा है। ऐसी फेक खबरों से पार्टी के लोग सावधान रहें। ये मायावती ने एक ट्वीट किया, उसके बाद उनके भतीजे आकाश आनंद ने भी एक ट्वीट किया और मायावती जो कुछ कुछ इशारों में कह रही है कि ये एजेंडे के तहत तो नहीं हुआ, इसे आकाश आनंद ने शायद और साफ करने की कोशिश की कि पूरी समाजवादी पार्टी को पता है कि प्रोफेसर साहब यानी रामगोपाल यादव सिर्फ इधर उधर की राजनीति के जानकार हैं, बस मीडिया वालों को ये नहीं पता। उन्होंने तंज कसा मीडिया पर कि ये दिल्ली में बैठकर केवल भाजपा की बैटिंग करते हैं। जो एजेंडे की बात मायावती अपने ट्वीट में कर रही थी उसे आकाश आनंद ने एक तरीके से साफ कर दिया बीएसपी के हवाले से कि ये भाजपा का एजेंडा है जिसके इशारे पर बीएसपी और बहन जी के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। यानी मायावती और आकाश आनंद के इन ट्वीट्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के टॉप लेवल से इस खबर का खंडन कर दिया गया कि रामगोपाल यादव और मायावती की कोई मुलाकात हुई है या फिर इंडिया गठबंधन में आने का मायावती को कोई न्योता समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव की तरफ से दिया गया है। लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता, ऐसा कहते हैं। भाई अब ये धुआं बिना आग के हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर इस धुएं में कितनी गहराई है, कितनी डेंसिटी है, ये समझने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी, साथ ही सैयद कासिम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हम उन्हें लगातार तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार देखते हैं। और हमारे साथ हमारे लखनऊ में एडिटर ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती ने भले ही रामगोपाल यादव से अपनी इस मुलाकात का खंडन कर दिया हो, लेकिन लगातार वो बातें जो चलती हैं इंडिया गठबंधन और मायावती के रिश्तों को लेकर, वो उनमें अभी क्या एक बार फिर इस पूरी घटनाक्रम के बाद वो फिर से चर्चा में आई हैं, तो उनमें कितना दम है। सबसे पहला सवाल हेमंत जी आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि मायावती ने जबरदस्त खंडन किया है। पिछले दिनों मायावती ने एक बार पहले भी कहा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाली हैं और वो लोकसभा चुनाव भी, पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कहा था, फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए भी कहा कि वो अकेले ही लड़ेंगी। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि
इंडिया गठबंधन को अपनी जो रणनीति है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी इसी दायरे में बनानी चाहिए, मायावती को भूल जाना चाहिए, या फिर उन्हें अपनी रणनीति इस नजरिए से बनानी चाहिए कि उनका मुकाबला जो है 2024 में वो बीजेपी के साथ अकेले नहीं होगा, मायावती के साथ भी होगा, या आपको कोई और एंगल भी दिखता है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, फिलहाल तो जितने पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ, उनको, हमको, आपको, मीडिया को, सबको थोड़ा वक्त का इंतजार करना चाहिए। कम से कम तो ये जो सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं असेंबलीज की, उनके परिणामों का इंतजार 7 दिसंबर को आए, तब तक इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपसे लगातार आप इस बहुत बेहद अहम प्लेटफॉर्म पर बेहद अहम इसलिए कहता हूँ कि बहुत ही गंभीर डिबेट्स होती हैं आपके में, और मैंने अक्सर पाया है डिबेट्स में जो तथ्य आते हैं वो असल के आसपास में। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर एक नहीं, कई बार नहीं, बल्कि जितनी बार इस तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स हुई होंगी, मैंने एक बात की जरूर कहा होगा जो मेरे अपने जाति तजुर्बे से है, रिसेंट पास्ट के तजुर्बे से है, कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के, यानी इंडिया अलायंस के बीच में देश में क्या होता है ये अलग विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के अलायंस टक्कर लेनी है, या ये सोचना भी है कि उसको डेंट कर सकता है कायदे से, तो वह बिना मायावती की मौजूदगी के संभव। मायावती इतना बड़ा सर, ये अलग विषय है कि मायावती के पास इस वक्त, यानी बसपा के पास इस वक्त एकमात्र विधायक उत्तर प्रदेश का असेंबली में और 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में। हालांकि उसमें से भी कई ऐसे हैं जिनका इधर का रिसेंट पास जो व्यवहार रहा है महीने, 2 महीने, 4 महीने के भीतर, वो बसपा से थोड़ा अलग रहा है, अलग मिजाज का, और कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा मिलता जुलता रहा है, या कांग्रेसी नेताओं से उनका उठना बैठना, इधर उधर उनके पास जाना, उनकी ओर झुकना, आकर्षित होना, ये ज्यादा देखते हैं। लेकिन बसपा बसपा है, उत्तर प्रदेश में 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही है, ये तो समझ लीजिए कि बिना उनकी चीजें बड़ी मुश्किल। दूसरी चीज मैं कहता रहा हूँ कि मायावती बहुत हार्ड बार्गेनर। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इतना हार्ड बार्गेनर कोई इंडिविजुअल रहा होगा, या किसी इंडिविजुअल पार्टी का चीज, तो वो इसे इन सब चीजों पर है। तीसरी चीज, अभी आपने जो प्रश्न किया उसका एक बहुत सीधा सा अर्थ है कि मायावती इंपॉर्टेंट तो है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। हेमंत जी, अगर आपसे आप, गुजारिश कर सकता हूँ? हेमंत जी, आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, शायद या तो आपका माइक दूर है, या आप थोड़ा सा अगर अपनी पिच बढ़ा के बोले तो हमारे गेस्ट को भी हाँ थोड़ी हाँ, कम आवाज सुने जी। बिल्कुल सही होगी, क्योंकि मुझे बुखार था इसलिए आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई थी, पर मैं बढ़ता हूँ। तो मेरा कहने का अर्थ यह था कि मायावती बेहद जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होती कि रोज रोज का नया नया शिगुफा, नई नई चर्चा, और फिर रोज रोज का खंडन, ऐसी स्थिति तो नहीं आती। उसी के लिए होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मायावती को आज की तारीख में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और चूंकि मायावती एक ऐसा इक्वेशन अपने आप में बन गई है कि अगर वो जैसा वो कह रही है, लगातार कह रही है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, तो ये पहले से ही स्थापित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर कोई ज्यादा चुनौती नहीं दे सकता इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व मूलतः समाजवादी पार्टी, कहने को कांग्रेस और आरएलडी और भी कुछ फुटकर दल हो सकते हैं, चंद्रशेखर रावत जैसे लोग, लेकिन मुख्य दल यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, अब आपने ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर इन खबरों की माने तो राम गोपाल यादव ने अगर घोसी में कैंडिडेट न उतारने के लिए बहन जी को धन्यवाद दिया है, तो आप जरा कल्पना करिए
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अगर वो कैंडिडेट उतार देंगी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तब क्या होगा साहब? अगर एक जगह कैंडिडेट उनके न उतारने से, एक जगह उतारने से, आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में कैंडिडेट उन्होंने गुड्डू जमाली को उतार दिया और अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट पे अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। और अगर घोसी की असेंबली सीट पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा तो इतना इंपॉर्टेंट उनका रोल था कैंडिडेट न उतारने का कि राम गोपाल यादव को उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़ा कि आपने बात अच्छी की। और खबरें और मार्केट में बहुत ज्यादा है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप लगातार कोशिश कर रही है, बल्कि अगर इंडिया गठबंधन की बात नहीं होती तो कांग्रेस की लीडरशिप किसी भी कीमत पर बसपा के पास जा करके उसको अपने साथ रखती। कांग्रेस के वर्कर्स ऐसा चाहते हैं, लीडर्स वैसा चाहते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ इंडिया गठबंधन का है। जो असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, बताया भी गया है कि मायावती के पास राजस्थान में अशोक गहलोत और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश से ऑफर दिया था कि हम सीटें हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन इधर से जो संदेश गए कुछ ज्यादा टफ गए, जितनी सीटें वो नहीं दे सकते। तो मतलब कांग्रेस इंडिया गठबंधन से कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी एज इंडिविजुअल डेस्परेटली चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी उसके साथ है। तो इन सारे, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों क्यों नहीं चाहेगी? भारतीय जनता पार्टी अगर इनको सीधे सीधे कह दे हमारे समर्थक या कोई इस तरह के लक्षण दिखाए तो स्वाभाविक रूप से बीएसपी की जो मूल ताकत है कमजोर होगी। भाजपा तो ऐसा कुछ करेगी नहीं, इसलिए भाजपा शान से कुछ खेल नहीं रही है। हाँ, इतना जरूर है कि ये चिंता सुनिश्चित रूप से होगी। और बाकी अन्य कारण है जिसपे हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है वो नितांत आरोप जैसे होते हैं, तो इस पर मुझे लगता है ज्यादा जिक्र की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप चाहेंगे कि इसके भीतर का क्या अन्वेषण है, क्या ज्ञान है, तो अगले आपके सवाल के जवाब में बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं टिप्पणी कुमार अभिषेक से भी लेता हूं कि कुमार, क्या प्रतिक्रिया है? मायावती ने ट्वीट करके जरूर इस आग पर या इस धुएं पर पानी डालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इस मुलाकात को लेकर खबरें छपी हैं। और क्या समाजवादी पार्टी का भी कोई रिएक्शन होगा ही जब मायावती ने इसे इस तरह से नकारा है? तो कुल मिलाकर लखनऊ में क्या सुगबुगाहट है इस खबर को लेकर, रामगोपाल यादव और मायावती की खबर को लेकर? मेरा समाजवादी पार्टी से कोई रिएक्शन एज सच नहीं है। समाजवादी पार्टी से अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी बसपा को लेकर बिल्कुल खामोश रहती है। उन्हें लगता है कि बीएसपी, पता नहीं कब बीएसपी के साथ कभी कोई गठबंधन का मौका आ जाए या गठबंधन करना पड़े, इसलिए वो लोग कुछ बोलते नहीं है। ऑफिशियली तो बिल्कुल नहीं बोलते। और अखिलेश यादव तो मायावती के खिलाफ जब से गठबंधन टूटा है शायद ही कभी उन्होंने कोई इक्का दुक्का स्टेटमेंट कभी दे दिया हो, लेकिन नहीं देती। इस मुद्दे की अगर जहां तक बात करें, देखिए मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं कि ये कोई मुलाकात हुई है, लेकिन हेमंत जी ने जैसा बताया कि उन्होंने धन्यवाद दिया था राम गोपाल यादव ने वहां कैंडिडेट नहीं देने के लिए, तो ये तो ठीक है। आप अगर थोड़ा सा देखें हाल के दिनों में मायावती के ट्वीट्स या उनके अगर आप बयानों को गौर से देखेंगे तो बहुत ज्यादा सपा के खिलाफ नहीं बोल रही। वो उनके ट्वीट्स में भी बीजेपी और कांग्रेस पर ज्यादा निशाना दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो मायावती इस बात से बहुत कड़े तरीके से इनकार कर रही है कि वो सपा के साथ नहीं जाएंगी या किसी के साथ नहीं जाएंगी। इवन 2024 के चुनाव में भी वो अकेले जाएंगी। लेकिन एक मैसेज है कि मायावती जितनी हमलावर बीजेपी या कांग्रेस पर हैं उतनी हमलावर वो सपा पर नहीं। तो ये बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात है जो मुझे समझ में आ रही है। ये जो बातें अखबार में छपी हैं और उसमें कुछ चीजें, जैसे मुलाकात की बात से शायद मैं सहमत ना हूं, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं। मसलन 15 जनवरी के बाद कुछ स्वरूप ले सकता है कोई गठबंधन। तो ये तो मेरा भी मानना है कि 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दिन मायावती का जन्मदिन होता है, खरवास खत्म होता है और मायावती अपने जन्मदिन पर कोई ना कोई बड़ा ऐलान जरूर करती हैं। और हम लोगों ने 2019 में भी देखा। तो मुझे लगता है कि 2024 के पहले, 2024 का जो 15 जनवरी है वो एक लैंडमार्क डे हो सकता है गठबंधन को लेकर के, क्योंकि तब तक चारों राज्यों के नतीजे आ चुके होंगे।
कोई चुनाव नहीं होगा, पांचों राज्यों के बाद कोई चुनाव नहीं होगा जहां पर मायावती को किसी तरह के कोई खतरा है। जिस तरीके से मायावती को लुभाने की कोशिश चल रही है कांग्रेस पार्टी के बैक चैनल के जरिए, या फिर अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए सच भी मान लें कि जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने धन्यवाद दिया है, या समाजवादी पार्टी भी थोड़ी सॉफ्ट है, तो क्या इसका कोई ऐसा नतीजा निकल सकता है? तो मुझे लगता है 2024 के 15 जनवरी के बाद हम इसमें कुछ बदलाव देखेंगे। हो सकता है कि मायावती इस गठबंधन की ओर आए, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी मेरा अपना मानना है, और मायावती या उनकी पार्टी फिलहाल मुझे 5 राज्यों के चुनाव तक बिल्कुल इसी तरीके का अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाती मुझे दिखाई दे रही। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी ने और कुमार अभिषेक ने काफी महत्वपूर्ण बातें की। अब हम कासिम साहब के पास आते हैं। कासिम साहब, जैसा कुमार कि 15 जनवरी के बाद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या आपको लगता है कि मायावती के पिछले दिनों के बयानों, उनके तीखे तेवरों के बाद भी कोई संभावना बचती है कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में या महीनों में कोई अपना जो अकेले लड़ने का उनका रुख है उसमें कोई बदलाव आए, वो इंडिया गठबंधन के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई समझौता करते हुए नजर आ सकती हैं क्या 2024 से पहले? धीरज जी, मैंने सुना, कुमार भाई को भी सुना, और हेमंत जी गुरु हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। पत्रकारिता में उनसे ज्यादा पुराना तजुर्बा किसी का नहीं है। उनको दोनों लोगों की एक लाइन, और वही लाइन मेरी भी है, कि मायावती के बिना भारतीय जनता पार्टी को हराना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। इसीलिए मायावती को लेके कांग्रेस या विपक्षी दल जो हैं वो बहुत ज्यादा, कांग्रेस तो बहुत ज्यादा उत्सुक है। समाजवादी पार्टी को लेके, और प्रोफेसर, आज मुझे सुबह मेरे 1-2 लखनऊ के मित्र, में दिल्ली में हूँ, 1-2 मित्रों ने मुझे मैसेज किया, फिर फोन किया कि प्रोफेसर रामगोपाल की बात हुई है मायावती से, और बहुत कॉन्फिडेंट, करीबी खबर है, बहुत करीबी आदमी ने बताया। और ये तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। खैर, मैंने अपने सूत्रों को फोन किया और मैंने पूछा कि भाई अब तो खबरें मीडिया से मिलेंगी मुझे, और मुझे जानकारी नहीं हुई, इतनी बड़ी बात हो गई आपने। तो वो तो उधर से उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसके बाद ट्वीट जरूर आ गया मायावती का, और नाम लेके आ गया, उस चैनल का भी नाम लिख दिया उन्होंने, और प्रोफेसर रामगोपाल यादव का भी लिख दिया। मुझे नहीं लगता है कि मायावती की जो है उनसे प्रोफेसर की बात हुई होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तो शायद पहला आदमी हूं जो एक जमाने से ये बात कह रहा हूं कि बिना गठबंधन की जाती हुई मायावती मुझे नहीं दिखाई दे रही चुनाव में। और मैंने ये भी शायद कई बार कहा है, जो कुमार भाई भी कह रहे थे, कि इन राज्यों के चुनाव के बाद एक बार आपको 15 जनवरी से पहले एक हलचल होती हुई दिखाई देगी, और वो फिर सीटों की भी बातें आ सकती हैं। मेरे पास जो खबरें आ रही हैं इधर उधर से, जो छन के निकल रही हैं, कि कांग्रेस भी पूरी तरह से, कांग्रेस की इस मुहिम में नीतीश कुमार भी शामिल है, जिन्हें अखिलेश यादव का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। वो नीतीश कुमार, उनके करीबी लोग ये बताते हैं कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि मायावती किसी तरह आए। और एक सीट का भी नाम आता है कि बिहार में एक सीट तो कंफर्म जहानाबाद देने को तैयार है, दूसरी गोपालपुर की बात हो रही है, वो भी दे सकते हैं, गोपालगंज या गोपालपुर, इस तरह का कोई नाम आता है। तो जब यहां तक बात है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव, चूंकि इधर समाजवादी पार्टी को लेके बहुत खबरें चल गई कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का जो बड़े भाई का रोल है, जिस रूप में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जैसा लीड करना चाहते हैं गठबंधन को, उसको लेके कांग्रेसी मुतमईन नहीं है। और ऐसी स्थिति में लोग देवगौड़ा की मिसाल देने लगे हैं, नीरज जी, की देवगौड़ा की कर्नाटक में वही हैसियत थी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है मुस्लिम वोट्स के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि आखिर में अभी हम लोगों ने देखा कि देवगौड़ा के साथ मुसलमान नहीं गया, और देवगौड़ा को अंत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा। तो यहां तक की बातें होने लगी। मुझे लगता है कि ये एक तरह से खबर टलवाई गई, और ये मीडिया में खबर चलवाई गई। जिसने भी चलवाई हो, जो भी इसके पीछे हो, वो समाजवादी पार्टी नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें हमने आपने बहुत देखे हैं कि इस तरह से लीक करवाना खबरों को, चलवाना खबरों को। हो सकता है बातों बातों में आदमी कह दे भाई हमने उनका धन्यवाद कर दिया, उसके बाद उठा लिया इंडियन एक्सप्रेस ने खबर को। तो ये ऐसे होती हैं चीजें। लेकिन ये जो बात है कि बिना गठबंधन के मायावती रहेंगी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मायावती बिना गठबंधन के चुनाव में नहीं जाएंगी, और मायावती को 10-20 सीटों पर टरकाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको अपनी कीमत का अंदाजा है। एक विधायक हो गई यूपी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें मालूम है कि पैन इंडिया कम से कम 11 से 12 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिन 4-5% वोटों की तलाश है कांग्रेस या उससे जुड़ी हुई पार्टियों को, वो 4-5% वोट मायावती के पास है।
ओवरऑल। तो ऐसे में उनको अपनी कीमत मालूम है, और कांग्रेस को भी या उस गठबंधन को भी ये पता है कि बिना महत्व, क्योंकि अखिलेश का वोट कांग्रेस को चला जाए, कांग्रेस को अखिलेश को चला जाए, तो उससे कोई बात बनती नहीं है। 2022 में अखिलेश ने जितना अच्छा चुनाव लड़ा है, कांग्रेस उतना ही अच्छा लड़ सकती है, बस इससे ज्यादा तो नहीं। उसमें कमी आ सकती है, ओम प्रकाश राजभर भी नहीं है उसमें से, दारा सिंह चौहान भी निकल चुके हैं उसमें से, सैनी भी जा चुके हैं उसमें से, बहुत कमी हुई है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद इस नतीजे में पहुंचा जा सकता है कि ये असंभव नहीं है कि मायावती अलायंस में जाएं, लेकिन ये असंभव है कि मायावती से कोई समाजवादी पार्टी, मायावती को जब बात करनी होगी तो वो पैन इंडिया करेंगी, और कम से कम सोनिया गांधी से करेंगी। नीरज जी। बिल्कुल सैयद कासिम जी, जो आप बात करें, मैं बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो लिख रहे हैं कि बहन जी की बातें यूपीएससी एग्जाम की तरह है, इतना डिकोड करना होता है कि पूछो मत। वैसे 4 राज्यों के चुनाव के बाद बसपा और कांग्रेस मिलकर 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे, जिसमें तेलंगाना में बसपा का सीएम होगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी का कहना है, जिनके सिद्धांत आप विज्ञान में पढ़ते हैं, और यहाँ पर यूट्यूब पे उन्होंने राजनीति पर से एक तरीके से बात की है। इसके अलावा जो बातचीत है उसमें वीरू दास लिख रहे हैं, जो हमारे रोजाना के दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि पत्रकार की नज़र में 2% वाली कांग्रेस वापसी कर सकती है, मगर 13% अभी वोट है, पर बसपा वापसी नहीं कर सकती है। उनकी नज़र में बसपा खत्म हो गई है। ये इनका एक अपना कमेंट है। और बहुत, लेकिन मैं इस पर जी टिप्पणी करना चाहता हूँ जी नीरज जी। रजत जी वीरूदास जी चूंकि हमारे नियमित दर्शक हैं, तो वो ये भी मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हम अपने इस कार्यक्रम में वीरूदास जी लगातार ये चर्चा करते हैं मायावती पर। जब भी बात करते हैं कि एक तो हम मायावती को इतना डिस्कस इसीलिए करते हैं कि राजनीति में, भारत की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता है, बहुत मजबूत प्रासंगिकता है। और इसके अलावा उनके लोकसभा में 10 सांसद हैं। मैं अपने दर्शकों को वीरूदास जी आपके साथ साथ एक बार फिर बता दूं कि मायावती जी के 10 सांसद हैं, और उनसे ज्यादा सांसद लोकसभा में सिर्फ 8 पार्टियों के हैं, और उनसे कम सांसद 30 से ज्यादा पार्टियों के हैं। यानी वो 9वें नंबर पर हैं। तकरीबन 40-41 पार्टियां जिनके सांसद हैं लोकसभा में, उसमें मायावती 9वें नंबर पर है। अगर उनके वोट की बात कर लें तो हम 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को जो वोट मिला था वो 4थे नंबर पे था। उनसे ज्यादा वोट सिर्फ बीजेपी को, कांग्रेस को और ममता बनर्जी की पार्टी को मिला था। उसके बाद चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी तेलंगाना बीआरएस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्हें तमाम लोगों को मायावती से कम वोट मिला था। इसलिए उनकी फिलहाल 2022 के प्रदर्शन में उनका भले ही सिर्फ एक विधायक हो, लेकिन उनकी प्रासंगिकता 2024 में खत्म तो कतई नहीं मानी जा सकती। बहुत प्रासंगिकता उनकी है, और इसीलिए वीरूदास जी हम उन्हें लगातार उनके तमाम राजनीतिक गतिविधियों को डिस्कस भी करते हैं। रजत। बिल्कुल नीरज जी, एक और दर्शक हैं भारतीय युवा करके, उन्होंने लिखा है कि गठबंधन करना चाहिए, मायावती जी को इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए, इनकी सलाह है। लेकिन एक चर्चा बहुत पहले भी उठी थी, हेमंत जी मैं आपके पास आऊँगा सवाल के साथ। वो चर्चा उठी थी कांग्रेस के साथ कुछ महीनों पहले। हम इसी 7 बजे में ये चर्चा कर रहे थे कि क्या प्रियंका गांधी से कोई मुलाकात हुई है, प्रियंका गांधी से कोई बातचीत हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बैक चैनल कांग्रेस, जो सपा की बात तो चल रही है जिसको सैयद कासिम जी ने खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं है, मायावती ने खारिज किया, लेकिन क्या कांग्रेस का बैक चैनल कोई टॉक अभी भी खुला हुआ है मायावती के लिए, और कांग्रेस क्या ऑफर करे? जैसे आपने बात कही कि कुछ बातचीत राजस्थान में हुई, कुछ बातचीत छत्तीसगढ़ में हुई, लेकिन बात नहीं बनी, तो कांग्रेस यूपी में क्या ऑफर कर रही है मायावती को, और क्या बैक चैनल बातचीत हो रही है? हेमंत जी। देखिए, अभी यह बात कहीं से स्पष्ट नहीं है कि कोई बात हुई या क्या ऑफर हुआ, लेकिन कांग्रेस जब इन पार्टियों के लोगों से आप आपस में अपने रिश्तों के बुनियाद पे आप कोई चीज चर्चा करते हैं तो गंभीरता से बात आती है। इसीलिए मैंने कहा कि अशोक गहलोत और बाकायदा कमलनाथ की ओर से, यानी कांग्रेस की ओर से, इन दोनों बड़े नेताओं के जरिए इस तरह के संदेश भेजे गए थे। जो लोग इनके वहां प्रभारी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों से बहन जी सीधे बात हुई नहीं है सीधे। दूसरी बात, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही यही इससे की थी कि मायावती से बड़ा इंडियन पॉलिटिक्स में हार्ड बार्गेनर देखा नहीं गया, हार्ड बार्गेनर। फिर मैंने कहा था कि आप देखिए परिणाम आने दीजिए 5 असेंबली इलेक्शन के, जिसमें से 4 ऐसे हैं जहां ये सब चुनाव में है लड़ाई। तो ये वजह, इसके पीछे वजह यही थी
कि मायावती अकेले तो नहीं जाएंगे, ठीक कहते हैं कासिम साहब, अकेले नहीं जाएंगे। किसी राजनीति के अनजान व्यक्ति से, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी न हो, खाली मोटी मोटी चीजें पता हो, अगर उससे भी आप पूछो, तो मायावती का अकेले चुनाव में जाना, इससे जब बड़ा सुसाइडल कोई स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता। जो निकट अतीत के परिणाम देखे गए हैं, अगर उसकी बुनियाद पे बात की जाए, तो यह एक तरीके से आत्मघाती कदम होगा, इस सबको पता नहीं। और कोई कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, कोई कितना बड़ा दबाया हुआ, हालातों से मजबूर कितना भी क्यों न हो, तो अपने अस्तित्व के साथ मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ करके खेलना चाहेंगे। ऐसी सूरत में उनका अकेले जाना हो सकता है, भारतीय जनता हो सकता है नहीं, बल्कि सत्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदे का बिजनेस होगा, लेकिन मायावती के खुद के लिए सुसाइडल होगा, आत्मघाती। ऐसी सूरत में वक्त का इंतजार वो भी कर रही है। वक्त के इंतजार में एक बड़ी चीज यही है, देख लें क्या परिणाम आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं अपने छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में भी भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने काफी वक्त से काम किया है, और वहां उनके कैंडिडेट्स, तो ये कितना प्रतिशत उनको वोट मिलता है, कितने उनके विधायक चुन पाते हैं, नहीं चुन पाते हैं, सारी परिस्थितियां देखने के बाद सब कोई अपना इशू बनाएंगे। दूसरी चीज, राम गोपाल और मायावती की बात होने के भी कोई प्रमाण नहीं है, और अगर हम कहते कि नहीं हुए तो हमारे पास खल तर्क हो सकते, प्रमाण नहीं हो सकते। लेकिन मायावती का जो अंदाज है, उसमें मुझे नहीं लगता कि राम गोपाल ने उनसे कोई बात की होगी। हाँ, अगर इन दोनों पार्टियों के कुछ खास नेताओं से बात की जाए, तो उनका इशारा जरूर इस तरीके का होता है कि कुछ ऐसे लोग जो इन पार्टियों में हैं, जो बसपा में रहे हैं और इन दोनों पार्टियों में हैं, समाजवादी पार्टी में भी और कांग्रेस में, कुछ नेता ऐसे हैं जिनके जरिए बहन जी तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाया गया है। अब बात करिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में कौन? कांग्रेस के बड़े नेताओं में भाई देखिए, खड़गे कहने को अध्यक्ष हैं, लेकिन बड़े नेता दो ही हैं, एक राहुल गांधी, दूसरा प्रियंका गांधी। राहुल प्रियंका गांधी की एकदम किसी रात के अंधेरे में तो मुलाकात हो नहीं सकती साहब। जब मुलाकात होगी, और चूंकि दोनों लोग उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, दोनों क्या तीनों लोग, तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन यार बीच के कुछ लोग तो जरूर सक्रिय हैं, ऐसा इशारा इन्हीं पार्टियों के खास लोगों के जरिए मिला। तो इतना मान लीजिए कि मायावती को एकदम से बैठा बैठा कोई नहीं समझे। मायावती बहुत ज्यादा मायावती का जो चुनावी गिनती, गणित, कैलकुलेशन और बुरा भाग है, वो किसी भी ने, वो दिन भर करती क्या है, वो दिन में यही करती है। उनका खासा टाइम खाली जो है टेलीविजन पर खबरें देखने, और उसके बाद किस कंस्टिट्यूंसी में कितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कभी भी कोई अकेला ऐसा नेता किसी अकेली पार्टी में होगा जो बता दे कि आजमगढ़ की फूलपुर सीट में कितना क्या क्लासिफिकेशन है, या फिर बिजनौर की जो नगीना सीट है वहां का कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है। मायावती बता सकती है, उनको सब पूरा वो जबानी याद रहता है, बाकायदा पूरी स्टडी होती है। तो ऐसे तो बैठी नहीं होगी, हर चीज का कैलकुलेशन कर रही होगी। लेकिन आज ये जो खबर छपी है, या जिस खबर पर खबरें चलाई गई हैं, मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह कोई स्थिति बनी है कि मायावती से कोई मिले हैं, चाहे राम गोपाल, चाहे शिवपाल, चाहे कोई और पाल। ये संभव ही नहीं है, मायावती इतना जल्दी मिलती ही नहीं है। मायावती की एक्टिविटी थोड़ा सा उनकी ओर से कुछ पॉजिटिव साइंस तब आएंगे जब चीजें एकदम मुहाने पा जाएंगी। आज ये भी चर्चा हमने कम से कम 4-5 लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। ये हो सकता है जैसा कि इसके आसार भी मुझे लगते हैं, क्योंकि मायावती बड़े निर्देशन इस तरीके के लेती है। बीएसपी के एक बहुत खास नेता ने मेरे से बात, बहुत बहुत प्रमुख नेता ने ये बात कही कि बहन जी का जो भी निर्णय होगा वो 14 जनवरी को होगा। 14 जनवरी को, मतलब उनके 14-15 जनवरी को होता हमारा ख्याल।
तो उनका उस दिन कोई बड़ा डिसीजन होगा। तो अब ये सब चीजें ज्यादातर हवा में है, लेकिन जो सच्चाई है, जितना हम आप कोई स्पेसिफिक कुछ बोलेगा नहीं, हम आप जितना जोड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सूत्र पता कर सकते हैं, अपना खुद का उसमें अंगणित लगा सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसके हिसाब से अगर कोई लोग गलतफहमी में है कि बहन जी अकेली चली जाएंगी, तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, बहन जी जब समाजवादी पार्टी के साथ गई थी, तब उनको क्या लाभ हुआ था? बहन जी अपना लाभ देखते हैं, हार्ड बात क्यों? उनको अपना यानी बीएसपी का फायदा समझ में आना चाहिए। ये अलग बात है, ये भी बात सही है कि जिस बात के लिए बहन जी को बदनाम किया जाता है, आज की तारीख में बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि 80 सीटों पर पूरे प्रत्याशी भी नहीं आ पाएंगे। बहुत लोग बड़ा वहां प्रत्याशी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर बहन जी 30 सीटों पर 35 सीटों तक उनका सिस्टम, अगर मान लीजिए, फर्ज करिए, मैं फर्ज करने की बात कर रहा हूँ, हो जाता है, तो 35 सीटों की बहुत बड़ा अर्थ होता है, अर्थ की दृष्टि से बहुत बड़ा अर्थ होता है। ये सारी चीजें हैं। और बाकी जो अनुभव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने को उनका रहा है, वो उन्होंने खुद ही बता दिया था, चुनाव परिणाम आने के बाद ही बता दिया था कि हमारे तो वोट चले गए, ट्रांसफर हो गए, उसकी वोट ट्रांसफर नहीं हुई, जबकि सीटें जी इनको हेमंत जी, सुनिश्चित हो गई थी। जी बिल्कुल। तो आप जरूर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, बातचीत चल रही है, डायरेक्ट क्या टॉप लेवल की बात हो रही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कुमार अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊँगा। अगर बातचीत चल रही है या दरवाजे खुले हुए हैं, कुछ संकेतों पर बात करते हैं। कांग्रेस में पिछले दिनों बसपा से छोड़कर आए इमरान मसूद को शामिल कराया गया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दलित गौरव यात्रा शुरू की। अखिलेश यादव से आप बात करेंगे तो वो भी दलित वोटों की बात करेंगे। आज आपने लखनऊ में देखा किस तरीके से वो एक्शन की राजनीति करते नजर आए, जैसा अखिलेश यादव नजर नहीं आते हैं। वो जेपीएनआईसी के गेट को फांदते हुए नजर आए और तमाम चीज़ें हुई। और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनका नारा क्या है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी दलित। इवन जब सवाल आप उनकी पार्टी के किसी नेता से पूछे तो बात कर रहा है दलित का। और सारा जो जोर है वो मायावती के वोट बैंक पर है। ऐसे में क्या मायावती गठबंधन को राजी दिखेंगी? और क्या मायावती ये चाहती हैं, क्या मायावती को भी इस बात का इल्म है कि वो गठबंधन में जाना चाहती हैं? क्योंकि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं, जो लगातार आप यूपी तक पर देख सकते हैं, यूपी किसका सीरीज 2024 के तहत, जिसमें हम तमाम समुदायों से बात कर रहे हैं, उसमें दलित समुदाय की भी बात करते हैं, तो उसमें एक साफ और शार्प ये बात नज़र आती है कि उनको ये भरोसा है कि मायावती अकेले लड़ सकती हैं। जिस तरीके से वो लगातार फ्रंट फुट पर कह रही हैं और जिस तरीके से वो ट्विटर पर एक तरीके से हावी होती हैं, चाहे वो सपा हो या चाहे कांग्रेस हो, दोनों के ऊपर। तो आपको मायावती का स्पेस अभी क्या दिख रहा है? पहले जिस तरीके से चंद्रशेखर को दूर रखा गया था तो हम मान रहे थे कि एक स्पेस देने की कोशिश है। जिस तरीके से दलित अध्यक्ष बदला गया कांग्रेस का, वो भी स्पेस देने की कोशिश में दिखता हुआ नजर आया। लेकिन पिछले दिनों के पॉलिटिक्स में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें, आप इसको कैसे देखते हैं कुमार जी? देखिए, दलित वोटों की मारामारी तो मची हुई है और इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि दलितों का वोट सही में बिखराव की स्थिति में है। एक वक्त दलितों का एक मुश्त वोट जब बसपा के साथ हुआ करता था तो बसपा सरकार में होती थी, सरकार में हुई या सरकार के उस हालत में होती थी कि वो सरकार बना रही होती थी, सरकार में होती थी या नेता विपक्ष होते थे। लेकिन बसपा ने अपना जनाधार खोया है। पिछले अगर आप 12-13 सालों का इतिहास बसपा का देखते जाएं तो बसपा लगातार अपना जनाधार खो रही है। बसपा के पास जो उसका मूल वोट बैंक बचा है, जाटो बिरादरी का वोट बैंक, उसमें भी थोड़ा बिखराव नजर आता है जब चंद्रशेखर रावण जैसे युवा नेता दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि मायावती को भी अपने युवा चेहरे को आगे करना पड़ रहा है। और जो ये बिखराव है, ये बिखराव कहाँ जा रहा है? पहले मायावती के बाद एक बड़ा चंक बीजेपी के पास गया। अखिलेश यादव की पार्टी और जो दलित बिरादरी है, इसमें एक दुराव था। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत कोशिशें शुरू की हैं और उसका असर भी दिखने लगा है। 2022 में उन्हें बड़ी तादाद में दलितों के वोट मिले हैं, पासी बिरादरी का वोट मिला है, पूर्वांचल में उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि वोट ऑन, मतलब उसको हम नहीं नाम ले सकते, लेकिन वोट उनका बिखराव पर है और तमाम
दल उसमें अपना शेयर निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी अब लगने लगा है कि उसे अपना जनाधार अगर बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश में उसको वापसी करनी है, तो उसको अपने मूल वोट बैंक पर लौटना है। अगर देखें तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो कब मेन स्ट्रीम में आए और एक ताकत बनकर आए तो वो उसके साथ जुड़ जाएं, उस पर चढ़ जाएं। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या उसके दूसरे वोट बैंक है, उनका मुसलमान वोट बैंक, उनका ब्राह्मण है, लेकिन अब ब्राह्मण की जगह वो ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं ज्यादा अग्रेसिव तरीके से। तो मुझे लगता है कांग्रेस भी इस वक्त, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो एक संक्रमण काल में है कि आखिर अपने वोट बैंक को किस तरीके से लेके चलें, कौन सा हमारा वोट बैंक होगा, किस तरफ हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। तो उसमें जिस तरीके से ओबीसी पर एक कोशिश दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की, जितना अग्रेसिव ओबीसी कार्ड राहुल गांधी खेल रहे हैं, वैसी ही एक कोशिश दलितों के कि भाई वापस उनको लेकर के आओ। और उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने लगातार मुसलमानों के मुद्दे पर स्टैंड लिया हुआ है। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, सभी दलितों को लुभाने का तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जो बड़ा बड़ा चंक है वो या तो मायावती के साथ है या बीजेपी के साथ है और बचा खुचा समाजवादी पार्टी के साथ है। गठबंधन की कोशिश इसीलिए हो रही है कि इसके लिए भी है कि ये जो एक बड़ा वोट बैंक है ये कहीं ना बिखरे। मायावती के का साथ नहीं लड़ना इंडिया गठबंधन को भारी पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और मायावती अगर आती है तो वो इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती दे जाएंगी। लेकिन मायावती उसके एवज में सिंपली सिर्फ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने तो आएंगी नहीं, वो अपनी पार्टी के लिए आएंगी, वो सांसदों के लिए आएंगी, वो इसलिए आएंगी ताकि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार एकदम से एक तरफा नहीं आती तो फिर उनका से होगा। तो ये सब चीजें वो तौल रही हैं। 2-3 इन 4 राज्यों के चुनाव में किस तरह के नतीजे आते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन दलित वोटों का आज भी एक बड़ा चंक मायावती के साथ मौजूद है। हमने जो अभी जो घोसी के चुनाव हुए उसमें हम लोगों ने बहुत युवाओं से, बहुत लोगों से बात की, वो इस बात के इंतजार में थे कि आखिर मायावती का इशारा किधर आता है। हालांकि उन्होंने अपने तरीके से वोट किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपने तरीके से वोट किया है। और ये मायावती के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन मुझे कोई बहुत ज्यादा अभी कांग्रेस पार्टी के लिए दलितों का वोट दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले वक्त में कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो वोट है वो 3 लोगों में ही बटा है। मायावती नंबर 1, नंबर 2 पर बीजेपी और फिर समाजवादी पार्टी, और सभी पार्टियां इस वोट के लिए अपना पूरा कशमकश जोर आजमाइश कर रही हैं। रजत जी बिल्कुल। अच्छा है जब चर्चों पे हम बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जो आप बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ लोगों से बातचीत जरूर हो रही है बसपा की, ये कहा गया है मायावती को, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में ही आई है कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं और मायावती को कम सीटें मिलती हैं तो इसका कंपनसेशन उन राज्यों में मायावती को लोकसभा की सीटें देकर की जाएंगी जहां पर कांग्रेस है, यानी कि मध्य प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना जैसा राज्य हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, पंजाब उसमें एक प्रमुख राज्य के तौर पर आप देख सकते हैं। तो आप चूंकि आपके अच्छे सोर्सेज बीएसपी में हैं, आप इस अंकगणित को किस हद तक सही समझ रहे हैं और आपकी समझ क्या कहती कि मायावती इस पर राजी होंगी अगर गठबंधन की बात आगे बढ़ती है तो? सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये जो भी खबर है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक मन से बनाई गई कि साहब ऐसे कर दिया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। मायावती उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से 1 सीट भी कम नहीं लेंगे अगर अखिलेश यादव अलायंस में होते हैं तो। एक बात मैं कई बार कह चुका हूं और ऐसा संभव भी है कि अगर ऑल बाई वन मोदी से होगा तो वो मोदी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसको लेके इंडिया गठबंधन के कुछ पार्टनर्स के बीच में चर्चा और कांग्रेस उसमें सबसे आगे। अखिलेश यादव का जो तरीका है उस तरीके को देखते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के से लेके क्या आएंगे कांग्रेस को, उसमें यह मानना है कि अखिलेश यादव की ताकत मुसलमान है, मुसलमान हमारा बड़ा गठबंधन जब होगा हमको लौटा हुआ देखेंगे तो ऐसे भी हमारे साथ वो लोकसभा में रहता है, इससे बढ़ जाएगा। एक चीज जो बार बार आती है, जैसे अभी हेमंत भाई ने भी कहा और कुमार भाई ने भी कहा, देखिए मायावती के लिए 2024
इस बार ज्यादा अहम है। वजह क्या है कि उनके जो उत्तराधिकारी के रूप में नेशनल कोऑर्डिनेटर उनके भतीजे आकाश आनंद, उनको जिस तरह उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में झोंका है, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में, पंजाब में, अभी पंजाब गए थे, और उत्तर प्रदेश में उनको झोंकने की तैयारी है। ऐसे में पहला ही चुनाव आकाश आनंद के मैदान में आने के बाद और उसमें मायावती 0 पे आउट हो जाए तो मायावती नहीं कही जाएंगी, फिर ये होगा कि मतलब राजनीति में एंट्री से पहले ही आकाश आनंद खत्म हो गए, और मायावती ये कभी नहीं चाहेंगी। एक और कारण है इसमें मैं जोड़ देता हूं, जिसके कारण आप ये पाइएगा कि मायावती आपको अलायंस में मिलेंगी। और साथ में ये भी आप समझ लीजिए कि सभी दलों का यह मानना है कि मायावती आज भी वोट के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव को मिला है 32-33% वोट, लेकिन उस 32-33 में 19% वोट उसका है जो कांग्रेस के साथ स्विच करने में देर नहीं लगाए, जो किसी भी बड़े गठबंधन के साथ चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव वोट के लिहाज से, ट्रांसफर कराने के लिहाज से मायावती से कहीं दूर है, कहीं दूर है। इस बात को लेके मायावती को भी इसका साफ साफ अंदाजा है। और ये जो आपने कहा अदर स्टेट में उनको सीट का ऑफर है, जो चर्चा है, जो बातचीत है, 13 से 15 सीट अन्य राज्यों में भी देने को कांग्रेस तैयार है। इसकी भी अब ये नहीं है कि वो वहां दे रही है तो उत्तर प्रदेश में कटौती, जी नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती या तो बराबर में लड़ेंगे, या फिर अखिलेश यादव अलायंस में नहीं होंगे या मायावती अलायंस में नहीं होंगे, दोनों कम सीटों के साथ दिखाई नहीं देंगे। रजत भाई, ये बड़ी सच्चाई है, इससे मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है। रजत भाई, जी बिल्कुल। आपने जो कही है ये बिल्कुल इस काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं हेमंत जी, मैं अपने दर्शक आपसे सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को थोड़ा सा कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि हम चूंकि बात कर रहे हैं दलित वोट किसके साथ जाएगा, तमाम पार्टियां जो हैं वो दलित वोट पे पिछले दिनों बैंक कर रही हैं, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। मैं CSDS का जो डाटा है वो ये कहता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24% अनुसूचित जाति का वोट मिला, यानी दलित वोट जिसे कहते हैं। इसमें जाटव और गैर जाटव मैं दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ। लेकिन 2019 में वो वोट 24% से बढ़कर 33% हो गया, यानी उत्तर प्रदेश के कुल अनुसूचित जाति वोट का 33% बीजेपी को मिला। 2019 ये वो वक्त था जब समाजवादी पार्टी और मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे। अब अगर इनमें भी मैं बाइफ्रिकेट करूं, जो कि हम आजकल मायावती का वोट परसेंटेज 13% पे आने के बाद हम अक्सर करते हैं कि जाटव किसकी तरफ गया, गैर जाटव किसकी तरफ गया, तो 2014 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग लड़े थे तब बीजेपी को 18% जाटव वोट मिला था, मायावती को 68% जाटव वोट मिला था CSDS के मुताबिक, और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4%, ना के बराबर। 2019 में जब मिलके लड़े तो 75% जाटव वोट महागठबंधन को मिला और 17% बीजेपी को, यानी हम कह सकते हैं कि वही तकरीबन वही परसेंटेज था। 68-70% जाटव वोट बीजेपी को, माफ कीजिएगा, बीएसपी को मिला, और तकरीबन 17-18% जो है वो बीजेपी को मिला। गैर जाटव वोट जो है वहां पर थोड़ी कहानी है। वो जो है 2014 में बीएसपी को सिर्फ 30% मिला, वो जो कि 8-9% गैर जाटव वोट है, उसमें से सिर्फ 30% बीएसपी को मिला और 45% बीजेपी को मिला। और 2019 में वो बढ़ गया, बीजेपी को 48% मिला और महागठबंधन को 42% मिला। यानी मायावती जो अभी 13% पर आ गई हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, और उनका वोट जो हम कहते थे कि 20% से तो शुरू होता है, तो वो 7-8% जो उनका बुनियादी वोट बैंक टूटा है उसका ज्यादा हिस्सा बीजेपी के पास गया है गैर जाटव वोट की शक्ल में। तो मैंने थोड़ा आंकड़े बताने में लंबी भूमिका बांध दी। हेमंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी को ये लगता है कि वो और ज्यादा, यानी बीजेपी मायावती के जाटव वोट में भी और सेंध लगा सकती है, जो तमाम उनकी केंद्रीय योजनाओं की जो लगातार उनका प्रचार किया जाता है हर चुनाव से पहले तमाम राज्यों में, बीजेपी को लगता है कि उनके जरिए या फिर तमाम नीतियों के जरिए, या फिर हम एक और सुगबुगाहट सुनते हैं, मैं कासिम जी ये सवाल आपसे भी लूंगा हर चुनाव से पहले, कि
अनुसूचित जाति समुदाय में एक ये भी थिंकिंग आती है, ये सोच आती है कि बीजेपी के रहते उनके संवैधानिक अधिकारों पर चोट लग सकती है, बीजेपी के रहते उनके संवैधानिक अधिकारों पर जो है वो वहाँ कटौती हो रही है और आने वाले दिनों में उनके संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। तो बीजेपी के को लेकर दलित वोट की जो ये दो थ्योरीज आती हैं, आपको लगता है कि आपको क्या लगता है 2024 में कौन सी थ्योरी ज्यादा काम कर सकती है? जाटव वोट बढ़ सकता है बीजेपी की तरफ या फिर बीजेपी के खिलाफ दलित वोट की जो एक थिंकिंग है, जो एक सोच है, वो ज्यादा काम कर सकती है? नीरज, मैं जरा देख रहा हूँ आपका मोबाइल ऑन हो गया नीरज, नीचे की तरफ। ठीक है नीरज जी, मैं कभी किसी भी बड़ी एजेंसी के सर्वे पे कभी उंगली नहीं उठाता, लेकिन चूंकि मेरा पिछले 25-25 साल हो गए, 30 साल से मेरा जाटो चमारों से बड़ा मजबूत नाता है। और मैं ये बात बूथ से लेके और आईएएस और टीचर और सरकारी कर्मचारी बामसेफ सबके बारे में आपको कह सकता हूँ कि ये जो आपने दूसरी बात कही है कि अधिकारों का मामला है, इसको लेके वो बहुत सचेत है और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको लगता है कि हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है। अभी वो देखिए कि ओबीसी के लिए इतने ज्यादा, आप सोशल मीडिया पे जब जाइएगा तो आपको पाइएगा कि ओबीसी के अधिकारियों के लिए आपको शुल्कास का ये तबका लौटा हुआ दिखाई देता है। मैं इस मामले में जाटो वोट मायावती को छोड़ के जाएगा और बीजेपी में चला जाएगा, इसमें मुझे बहुत संदेह है। मैं इस चीज को कभी हजम नहीं कर पाता। और ये जो जैसे 2000 और 4000 या 10,000 के सैंपल साइज पे अगर पूरा निकाल के पूरे प्रदेश का डाटा और 28% 38% जो बताया जाता है, मैं उसे भी कभी मैंने एग्री नहीं किया। हाँ, समाजवादी पार्टी को 2022 में जाटो मतदाता गया पूर्वांचल में, कम से कम बलिया, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ अच्छा वोट मिला है समाजवादी पार्टी को जाटो समाज का, क्योंकि बहुत नेता गए थे। उसके बाद 68,000 वो जो शिक्षक भर्ती का मामला था, उसके बाद जो इसकी बात थी ओपीएस की, इसको लेके जो नौकरी पेशा दलित है, चूंकि वही ज्यादा है नौकरी में जाटो, वो समाजवादी पार्टी के साथ तो गया। लेकिन ये गेहूं चावल आटा और ये जो स्कीमें हैं, इससे प्रभावित हो जाएगा जाटो, मुझे इसमें बहुत संदेह है। मुझे लगता है कि वो इस मुद्दे पे ज्यादा रहेगा कि हमारे संवैधानिक अधिकार कहाँ सुरक्षित है और बैकलॉग की भर्ती ना होना, तमाम जो है नौकरियां ना निकालना है, और प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन की तब से बात चल रही है उसको, ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको यही समाज उठाता है, जिसे आप जाटो समाज कह सकते हैं। जो और बीजेपी के साथ तो देखिए, कोरी उनके साथ, खटीक उनके साथ, पासी उनके साथ, वाल्मीकि उनके जमाने से, जनसंघ के जमाने से, तो वो तो उनका वोट रहा है। लेकिन जाटो मतदाता पहले कांग्रेस में था और उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी में रहा, और बसपा और इसके बीच में वो बहुत ज्यादा भाजपा में चला जाएगा, इसमें मुझे शक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी बीएसपी को कभी टारगेट नहीं करती है, बल्कि काशीराम के को लेकर बड़ी सॉफ्ट बातें की जाएंगी, उसको लेकर बड़ी सॉफ्ट बातें की जाएंगी। समाजवादी पार्टी को लेके होता है, 2022 में उन्हें बहुत अच्छा वोट मिला, लेकिन जब दलितों को देखिए, एक चीज मैं 5-10 सेकंड में कहता हूँ कि दलित जो लोग हैं जिनको तारीखें बहुत याद रहती, ठीक, कि फला तारीख को ये नमक आंदोलन हुआ था, फला तारीख को ये बाबा साहब ने पानी का आंदोलन किया था, फलाना तारीख को शौर्य दिवस हो रहा था, फलाना तारीख को सरकार बनी थी, फलाना को गिरी थी, ये उसको डेटें याद रहती। तो उसे ये भी याद है कि काशीराम नगर का नाम बदल दिया अखिलेश यादव ने, क्या कहते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन का खेल फाड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, क्या कहते हैं, और इस तरह की बातें वो उसको कहने लगा है। ये है मुद्दा, इसको इतनी आसानी से ये कह देना कि यहाँ चला जाएगा, मुझे इस पर संदेह। नीरज, मैं हेमंत जी ये आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या 2024 के चुनाव में दलित वोट की कौन सी थिंकिंग काम कर सकती है कि बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, या फिर बीजेपी में उन्हें अब खतरा नजर आ सकता है अपने अधिकारों को लेकर? देखिए, थिंकिंग तो एक ही काम करती थी दलित मतदाताओं के दिमाग में, जो हमने देखा है 90 के दशक से और उसके बाद, मतलब एक नहीं 20 मौकों मैंने देखा है, मैंने स्वयं देखा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, कि तपती धूप है, दोपहरिया है, लाइन लगी हुई है और पैरों में चप्पल नहीं है, हम आप नहीं खड़े हो सकते बिना चप्पल, पैरों में चप्पल नहीं है, और दलित महिलाएं, दलित पुरुष, दलित नौजवान लाइन लगा के वोट कर, क्योंकि उसको प्रॉपर्ली कन्विंस किया गया था कि आपके हक हकूक किसके हाथ में थे, किसने आपका इस्तेमाल किया और किसने सत्ता में भागीदारी की। लंबे समय ये बात उसके जहन में आई, धीरे धीरे आई और उसने उस चीज को
लेकिन फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में भी विचार आने लगा कि जिसको उसने पावर में बैठाया, शक्ति दी, सत्ता में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दी, पैन इंडिया जिसकी अहमियत खाली दलित वोटों के नाते होने लगी, उसने क्या किया? उसने क्या किया? बहन जी के बारे में एक ही चीज को लेकर सबसे ज्यादा बदनामी होती है कि पैसा 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 और टिकटों को लेकर पैसा। एक हम भी हम कह सकते हैं कि इस तरह का आरोप उन पे लगते हैं। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको बता सके कौन सी। तो ये भी विचारधारा एक नेगेटिव गई। इसीलिए ये जो वोटों में बंटवारा से हुआ उनके दलित वोटों की, इसकी वजह यही है, मूल वजह है। जब उसके दिमाग में लगा कि कांशीराम तो हमारे हक हकूक के लिए गांव गांव चलते थे, साइकिल से टहलते थे, सबसे लड़ा, अभाव में लड़ाई थी, और फिर हमको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4-4 बार 3-3 बार, ये अलग बात है कि चौथी बार वो पूर्ण बहुमत से पहली बार मायावती तब बनी जब कांशीराम का अवसान हो चुका था। लेकिन बुनियाद तो कांशीराम ही थे, क्योंकि कांशीराम ने ये चीज समझाई थी। जैसे उल्टी चीजें जनता समाज, दलित समुदाय समाज के जाती गई, इनका वोट कम होता गया। कितना समझते थे, कहां से कहां पहुंच गए। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। अभी एक चीज बताई कासिम साहब ने, सब बताया कि कांशीराम नगर का नाम बदल दिया, फलाने का नाम बदल दिया, और ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदल दिया, सब बदल दिया, पुराना रख दिया। एक चीज बताना भूल गए, सबसे ज्यादा नकारात्मक उनके दिमाग में बैठी हुई थी, जिसका परिणाम 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा गया कि इतना बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता हुआ पॉलिटिक्स का जो भारतीय जनता पार्टी के सामने ध्वस्त हो गया, ध्वस्ती हो गया, 15 सीट कुल मिली। उसका कारण एक बड़ा था, ये जो बाबा साहब की उंगलियां जो तोड़ी गई है पूरे उत्तर प्रदेश के, आजमगढ़ से लेकर के बिजनौर तक, सबसे ज्यादा वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई, और उसमें ज्यादातर इसी वर्ग के लोग सबसे आगे रहे हैं, जिन्होंने, आपने देखा होगा एक जमाना था, एक वक्त था जब पूरे आप 100 गांव टहल है तो उसमें 40 गांव में बाबा साहब की मूर्ति, 50 गांव हुआ। और फिर आपने ये भी सुना होगा, देखा कितनी बार तोड़ देते थे, कालिख लगा देते थे। ये बात जो है वो ये भावों को प्रभावित करती है। इन सब चीज को लेकर नाराजगी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आप स्कीम्स वगैरह कर रहे हैं, कासिम भाई से थोड़ा सा मैं इत्तेफाकी रखता हूँ, इसका असर तो है साहब, इसका असर तो हमें मुसलमान परिवार में दिखता है। और मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि इसका असर है। जो गरीब गुरबा है, जो सबसे बड़ी चीज दलित जिसके पास एक इंच जमीन नहीं है, उसको पूरा जमाना गुजर गया, उसकी कई पुश्तें गुजर गई, और साहब उनको जो है जानते हैं कौन, उनको कभी राशन कार्ड ही नहीं बना, इससे बहुत जगह है। तो इन सब चीज का थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन आपके मूल प्रश्न का खाली एक लाइन में उत्तर है कि अभी भी दलित वोटों पर सबसे बड़ा हक अभी भी स्वाभाविक और स्थापित रूप से बहुजन समाज पार्टी का है, और उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी आने के आसार मुझे फिलहाल नजर नहीं आते हैं। भले सीटों के लिहाज से मायावती की संख्या लगातार कम हो रही हो, इतिहास में सबसे बदतर हो रही हो, फिर भी समर्थन भी खासतौर से जाटों का, मतलब जो जाटो वर्ग है, जिसको चमार कहते हैं, हरिजन जिसको कहते हैं, इस वर्ग का सर्वाधिक वोट मिलेगा। बाकी ठीक ही उन्होंने कहा, ये जो वाल्मीकि, पासी, इस तरह की उपजातियां जो हैं दलित वर्ग में, कोरी, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी पर अभी भी किसी भी पार्टी, इवन बसपा से भी ज्यादा इसको बहुत स्थानों पर इन उपजाति। बिल्कुल सर, एक छोटी टिप्पणी कुमार मैं आपसे भी चाहूंगा कि बड़ा थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि हेमंत जी ने ये साफ कहा है कि अभी भी सबसे बड़ा हक दलित वोट पर बहुजन समाज पार्टी का है। लेकिन मैं आपसे भी एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि अगर 2024 में ये वोट छिटकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार तमाम पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, तमाम पार्टियां दलित वोट को लेकर अपनी पूरी लामबंदी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तो अगर ये वोट बहुजन समाज पार्टी से छिटकता है किसी भी रूप में, तो समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा जाने की उम्मीद आपको दिखती है या बीजेपी की तरफ? नहीं, अगर हम जाटो या कांग्रेस की तरफ, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कांग्रेस का नाम नहीं लिया, या कांग्रेस की तरफ जी। नहीं, अगर हम जाटो वोटों की बात करें तो बहुत छोटा हिस्सा है जो कि छिटकेगा, लेकिन उसमें से ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं अगर बसपा और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ते हैं। लेकिन वहां भी एक टसल है, मतलब उसमें आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते
कि सपा और बीजेपी की तब एक तरीके से फोटो फिनिश वाला मामला होगा कि अगर 10% वोट ही खिसकते हैं तो वो बिल्कुल बराबरी बराबरी जैसा होगा। मेरा मानना है यूथ का जो वोटर है, यूथ वोटर जो है वो कहीं ज्यादा सपा की तरफ जाएगा, लेकिन जो उसमें यूथ से ऊपर 35+ वाले जो वोटर हैं, खास करके कुछ महिलाएं हैं, 40+ वाले जो वोटर हैं, उनका रुख बीजेपी की तरफ होगा, ये मुझे साफ साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। तो मायावती की राम गोपाल यादव से मुलाकात को लेकर जो खबरें कुछ होंगी, उसके बाद मायावती ने साफ तौर पर उन खबरों को बेबुनियाद बताया, फेक न्यूज बताया, इस्तेमाल किया शब्द उन्होंने कि ये फेक न्यूज है। लेकिन फिर भी मायावती के इंडिया गठबंधन से आने वाले दिनों में रिश्ते क्या हो सकते हैं, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर मायावती की क्या भूमिका हो सकती है, उनके वोट बैंक की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर तफसीली चर्चा हमने की। अगर आप देर से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो ज़रूर इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर आप इसे देखिएगा। हमने यूट्यूब पर हमारा ये कार्यक्रम लाइव देख रहे अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा था, 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती किसका साथ दे सकती हैं, इंडिया गठबंधन का यानी विपक्षी गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का, बीजेपी की अगुवाई वाले, या फिर किसी का भी नहीं। तो हमारा कार्यक्रम जो देख रहे हैं दर्शक, उनमें से 73% दर्शकों का कहना है कि इंडिया गठबंधन का साथ मायावती दे सकती हैं, 13% कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का भी दे सकती हैं, और 14% दर्शकों का कहना है कि वो किसी का भी साथ नहीं देंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत तिवारी जी, कुमार अभिषेक और सैयद कासिम साहब, जो अभी कुछ देर पहले तक हमारे साथ थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का